ओके, अब ठीक है। हेडिंग लगाएंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। अब तक हमने सारी डेवलपमेंट जो मॉडल से रिलेटेड थी वो पढ़ ली। अब लिखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें से क्वेश्चन हो रहे हैं, कर रहे हो आप लोग? किए आपने भी? आपने शुरू भी नहीं किए? बहुत अच्छे। यशी, आपने किए कुछ क्वेश्चंस? अभी बच्चे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ क्योंकि इसमें 67 क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल में लिखेंगे, इसके पोस्टुलेट्स लिखेंगे क्या क्या है। पहली चीज लिखो इसमें कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन आप जानते हो H, है ना। हाइड्रोजन लाइक भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन होते हैं हाइड्रोजन लाइक? जिसमें हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, He पॉजिटिव बना दिया, दैट इज हाइड्रोजन लाइक। लिथियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिया आपने, तो ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन लाइक की तरह बिहेव करने लगा। तो इस तरह के जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक थे उनके लिए एप्लीकेबल था। तो लिखे इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इसके पोस्टुलेट्स लिखेंगे, पोस्टुलेट्स लिखे। पहला पोस्टुलेट तो वही है जो सबसे पहले वाले मॉडल में हमने बात करी थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में। तो लिखें, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हेंस एटम इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, ठीक है। तो क्या है, क्या हो गया, हेंस एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। ऑफ कांस्टेंट रेडियस। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, और जिसमें घूम रहे हैं उनको हम शेल कहते हैं। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो उनकी जो रेडियस है वो कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेडियस है। एंड एनर्जी, इनको हम क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जो कि कांस्टेंट रेडियस और कांस्टेंट एनर्जी वाले जो ये शेल हैं, इनमें जो घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इन शेल को हम कहते हैं ऑर्बिट, नोन एज ऑर्बिट, या फिर इनका दूसरा नाम है स्टेशनरी स्टेट। अब आपसे पूछेगा स्टेशनरी स्टेट क्या होती है। स्टेशनरी स्टेट में स्टेट वो होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी वाले, फिक्स्ड रेडियस वाले, कांस्टेंट रेडियस वाले शेल में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। और तीसरा नाम है अलाउड एनर्जी स्टेट भी कहते हैं इसको, अलाउड एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, और उस पाथ का रेडियस और एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट है। थर्ड लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में सुना होगा, क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स? अच्छा, आप तो 11th में आए हो अभी, है ना, अभी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अच्छा, वो देखा, वो सुना होगा कि एक बकेट है,
उसमें पानी भरा हुआ है, रस्सी से बांध लिया, उसको सर्कुलर पाथ में हम घुमा रहे हैं। बकेट जब ऊपर भी जा रही है तब भी उसमें से पानी नहीं गिर रहा होता। ये चीज पढ़ी है ना, सुनी है एग्जाम्पल, या खुद भी करके देखा है कभी? खुद नहीं किया किया है? करके देखना। ऐसे भी गोल गोल भी घुमाते हैं ना, ऐसे हमने बचपन में किया, ऐसे भी घुमाते हैं ना गोल गोल, तो पानी नहीं गिर रहा होता। हाँ, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। अगर आप यूं घुमाओगे तो यहाँ पे आके रोगे तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा, है ना। इतनी तेज घूम रहा हो कि जो उसका घूमने वाली जो फोर्स है ना, जो उसका mv²/r है, वो बैलेंस हो जाए, है ना। जो फोर्स, जैसे ये बकेट है आपकी, यहाँ पे पानी है इसमें, और ये आपका स्ट्रिंग है, यहाँ से आपने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक उल्टी साइड भी, नीचे की तरफ भी फोर्स लगी है और ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही है। वो जो फोर्स इस पानी को नीचे गिरने से रोक रही है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी होगी आपने, जब बटर निकालते हैं दही में से, वो ऐसे जो गोल गोल घूमती है और वो सारा जो बटर है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सब पढ़ोगे आप, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ये सर्कुलर मोशंस में यूज होती हैं, है ना। सर्कुलर मोशन वाला भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, अब यहाँ पर तो जो रस्सी आपने पकड़ी हुई, इसका टेंशन, इसकी जो टेंशन की जो फोर्स लग रही है, और जो सेंट्रीपिटल जो मूवमेंट जो हो रहा है mv²/r, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। जब तक इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे तो पानी गिरेगा नीचे, समझ रहे हो, तब पानी गिरेगा नीचे। तो जब वो फोर्स सेम हो जाएगी तो नहीं गिरेगा। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वो ऊपर जाकर न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा ना, है ना, क्योंकि उसकी फोर्स भी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। लिखें, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन the centripetal force required for the circular motion of electron is provided by the हाँ जी, क्या लिखा बेटा? Circular motion of electron is provided by the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between nucleus and electron. Electrostatic force of attraction between nucleus and electron. तो क्या हो जाएगा, kZe²/r² is equal to mv²/r, where k is a Coulomb constant. It is Coulomb constant. Ze² आएगा। Z है क्या? Z क्या है? एटॉमिक नंबर। हम क्योंकि हाइड्रोजन, हाँ, हम हाइड्रोजन लाइक एटम भी पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए जेड। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड नहीं आएगा, ठीक है। अब जो हम बनाते हैं, जब हम बनाते हैं किसी भी एटम की स्ट्रक्चर, हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर क्या है, शेल है ना। हमें जितने इलेक्ट्रॉन पता होते हैं हम उस हिसाब से शेल ड्रॉ कर लेते हैं अपनी मर्जी से।
लेकिन होता क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर जो ये शेल होते हैं, है ना, ये जो ऑर्बिट होते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, लेकिन हम केवल उनकी बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई ही नहीं कर रहा, हम उनकी बात क्यों करेंगे? ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने शेल है, तो दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल। तो लिखें आउट ऑफ द न्यूक्लियस, इसी पॉइंट में ही लिखेंगे, आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनफाइनाइट ऑर्बिटल आर पॉसिबल। Out of the nucleus, infinite orbitals are possible, but electrons are present बहुत सारे हैं, तो ऑर्बिटल्स कह रहे हो आप। ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल बट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट only in those orbits in which its angular momentum is an in which its angular momentum क्या होता है? mvr। एंगुलर मोमेंटम, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, वो होता है mvr। इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये लिख लेंगे अगली लाइन, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। फिर मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको लिख लेंगे mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, an electron when revolving in an orbit जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ठीक है, तो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी को लूज करेगा, राइट। जब अपने ही ऑर्बिट में, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा, ऊपर वाले में जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, नीचे वाले में जाएगा तो एनर्जी को लूज करेगा, क्योंकि कम एनर्जी वाले में आया है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो वो वाली प्रॉब्लम आई थी हमें कि जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और उनकी धीरे धीरे शेल खत्म होकर गिर जाती है, तो यहाँ पे बोर ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड एनर्जी शेल है, जब तक एनर्जी अपनी शेल को छोड़ेगा नहीं, एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट it neither lose or gain energy. It neither lose or gain energy. And therefore these orbits are also called stationary orbits. Therefore these orbits are called stationary orbits. Next लिखें, when an electron moves from a lower energy shell to higher energy shell, it absorbs energy
and later it jumps from higher to a lower energy shell. From higher to lower energy shell. तो ये क्या करेगा? It emits energy. The energy emitted or absorbed is equal to the energy gap between two orbit. The energy gap between two orbit. अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो E1 से E4 में गया तो एनर्जी चेंज कितना होगा? E4 माइनस E1, है ना? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, क्योंकि ये हायर पे जा रहा है. ठीक है, मान लो ये 4 से 2 पे आया तो डेल्टा E क्या होगी यहाँ पे? E2 माइनस E4. और ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी. ये नेगेटिव होगी क्योंकि E2 की वैल्यू तो कम है, E2 की वैल्यू तो कम है और E4 की ज्यादा है. नेगेटिव का मतलब होता है जब नेगेटिव वैल्यू होती है यानी कि एक्सोथर्मिक है, बाहर निकलेगी एनर्जी. एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? एमिट होगी. एमिट में एक ही एम बनता है ना. एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? एमिट होगी. और यहाँ पर ये पॉजिटिव होगी और एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब्ड होगी. हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले भी दिए थे बोर ने, उनको लिखेंगे. देखिए, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, जब अपने ही शेल में घूम रहा है यानी कि अपने स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ NH सेल माइनस 2.18 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम. ठीक है. अच्छा, एक काम करो, यहीं पे जेड स्क्वायर लगा लो. दो क्या फॉर्मूले अलग अलग लिखोगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक दोनों के लिए हो गया ना ये. अगर हाइड्रोजन के लिए होगा तो जेड स्क्वायर नहीं आएगा, हाइड्रोजन लाइक है तो उसमें जेड कंसीडर होगा. ठीक है. क्या बेटा? यहां पर माइनस है. अगर इस एनर्जी को हम ईवी में बात करें तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट इज इन ईवी पर एटम.
ठीक है, ये हमने करी एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अब हम बात करेंगे रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट। ये होती है आर नॉट इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर, सॉरी आर इज इक्वल टू ए नॉट। और ये ए नॉट की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है 52.9 पिकोमीटर। ए नॉट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए है ये जो फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम। ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू है, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट। हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या हो जाएगी? R इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड इन पिकोमीटर। ओके, ये हो गई हाइड्रोजन लाइक के लिए। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछ ले आपसे तो आप 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में 0.0529 हो जाएगा, 0.529, क्योंकि ये -12 होता है, ये -10 होता है, -2 का फर्क होता है ना दोनों में। वेलोसिटी क्या होती है? जेड अपॉन एन। टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन। कैसे याद करेंगे? एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन होता है, ठीक है। एनर्जी में जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर हट गया है, वेलोसिटी में जेड अपॉन एन है, ठीक है। और जब आप रेडियस की बात करते हो तो ये एन स्क्वायर अपॉन जेड रिवर्स हो जाएगा और एन का स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे गलती हो जाती है ना याद करने में, तो इसको याद रखेंगे, जेड इसको याद कर लो, ये इसका स्क्वायर हटा देना है और इसमें उल्टा करके एन स्क्वायर कर देना है, ठीक है, रेडियस में। नेक्स्ट पोस्टुलेट, नेक्स्ट लिखें इसमें, नहीं अभी इसी में लिखो, स्टार लगा के एक पॉइंट लिखो। वैल्यू ऑफ एनर्जी becomes more negative, value of energy becomes more negative and that of radius become smaller जेड की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, इधर देखो, जेड की वैल्यू बढ़ाओगे तो एनर्जी मोर नेगेटिव होगी, जेड की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर कम होगी, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या लिखा? वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव
and that of radius becomes smaller with increase of z. This means that electron will be tightly bound to the nucleus. क्योंकि z बढ़ रहा है तो number of proton बढ़ रहे हैं. This means that electrons will be tightly bound to the nucleus. नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी एमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स, नहीं पॉइंट लिख लो अभी इसी में ही, हाँ अभी बोर्स पोस्टुलेट ही पढ़ रहे हैं हम. एनर्जी एमिटेड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. क्या लिखा? हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स इज डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, है ना. और जो ये आया है ना बेटा, ये जो ये आया है, ये H, C और R, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है. H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34. C है यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 और R है रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 की पावर 7. इसको मल्टीप्लाई करके ये आया था. ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/NF का स्क्वायर -1/NI का स्क्वायर. ये वाला जो N है, N क्या है? शेल. पहले I आएगा, I का स्क्वायर अपॉन F का स्क्वायर. ये शेल है ना, तो इस शेल में तो डिफरेंस आएगा, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, जेड भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसी में ही तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन. बात आ गई समझ में? जूल में है ये. अब अगर आपको यहां पे इससे म्यू निकालना हो, म्यू मतलब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना. तो डेल्टा E अपॉन एच कर दो, तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 को 6.6 इंटू 10 की पावर -34 से अगर हम डिवाइड कर दें, ये तो यही रहेगा. ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 3.29 इंटू 10 की पावर 15. ये आ रहा है 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1/NI का स्क्वायर -1/NF का स्क्वायर. ये हम म्यू इससे निकाल सकते हैं. ये हर्ट्स में आएगा. अब यहीं पे एक चीज और, अगर म्यू बार पूछ रहा था तो म्यू बार होता है म्यू अपॉन सी.
तो 3.29 इंटू 10 की पावर 15 को 3 इंटू 10 की पावर 8, यही होता है ना मीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर देंगे, है ना। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1.09677 इंटू 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला जो पहले पढ़ा था वो यहां से आया था, ठीक है, मीटर इनवर्स। ये जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यहां से आया था। जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा किया था, लाइंस पढ़ी थी लाइमन बामर, तो इस फॉर्मूले को यूज किया था ना। तो ये सारे जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, डेल्टा ई का फॉर्मूला लिखा है, म्यू का लिखा है, म्यू बार का लिखा है, nth शेल का एनर्जी लिखी है, nth शेल की रेडियस, वेलोसिटी, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। इन पर सब पर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो ये था बोर्स के पोस्टुलेट। अब लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। यशी नोट कर लिया था बेटा आपने? ओके बेटा, मॉडल के लिमिटेशन लिखो, फर्स्ट पॉइंट बनाओ। Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines. Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. जो स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड में टूटती है ना, उसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। ब्रैकेट में लिख लेना जीमन इफेक्ट। तो ये जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिख लो जीमन इफेक्ट। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे थे विराट? और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग हो जाती है लाइंस की, तो स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको जीमन कहते हैं। और इन दोनों इफेक्ट को बोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। डन। सेकेंड पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को तो इसने एक्सप्लेन किया था, अभी हमने पीछे किया था, लाइमन बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन, वो सब किए थे। लेकिन हाइड्रोजन से और जो और हमारे एलिमेंट है उनकी स्पेक्ट्रम को ये ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाया था। देखिए, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। क्या लिखा बेटा? स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। अच्छा, आपने मुझसे ये पूछा था कि ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं। दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain the ability of atoms to form molecules
by chemical bond. It could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bond. हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पढ़ा, हमने कहा उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, लेकिन जो वेव नेचर है उसको बोर ने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया था. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोर्थ है, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड इन बोर्स मॉडल. तो उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया था? उसने एक तो डी ब्रॉगली के डुअल बिहेवियर को यूज किया था. डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर किसने बताया था? ये डी ब्रॉगली ने. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. डी ब्रॉगली के डुअल बिहेवियर को यूज किया था. और दूसरा हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों को कंसीडर करके हमारा जो एक नया मॉडल बना, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको हम अब यूज करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और मेंशन की जाती है यहाँ पे, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक और इक्वेशन को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है, मैं इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, पहले नाम लिख लो साइंटिस्ट का. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. आपको ये इक्वेशन भी पता होनी चाहिए. डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0. ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लिख लो. डेल स्क्वायर, डेल कहते हैं इसको, साई, ये डेल, ये साई, और ये फाई. ठीक है, साई फाई सब है यहाँ पे. तो ये तीनों कोऑर्डिनेट, नहीं नहीं नहीं, डरो मत, इतना परेशान मत हो, बस ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम इसको यूज करेंगे साई को. तो अब साई कहाँ से आया? अब साई यहाँ से आया. ये 0 है बेटा लास्ट में. डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0. ये जेड स्क्वायर है. ठीक है, ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0. साई लिख लो, क्या है यहाँ पे? साई है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव.
ये साई है। साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और वेव फंक्शन भी कहते हैं इसको, वेव और वेव फंक्शन। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे गलती हो गई है, फाई नहीं आएगा, यहाँ पे भी साई आएगा, यहाँ पर भी साई आएगा, इसको भी ठीक करो। ठीक है, तो साई यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव या फिर वेव फंक्शन कहते हैं जिसको। जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक्स वाई जेड है ही। स्मॉल m है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई भी आपको पता ही है। e क्या है, e लिखो, e इज अ टोटल एनर्जी, कैपिटल E इज अ टोटल एनर्जी, कैपिटल V इज अ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, तो D होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे D लगाते हैं ना, वो है ये। नहीं, जब उसने जो लिखा हुआ है हम तो वही लिखेंगे ना, डेलुलु। सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन लिखेंगे अब, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। साई का एक्चुअली एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है। तो साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन लिखो, साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन डाल के लिखो, साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन in an atom have no significance as such, but psi square at any point gives the probability of finding the electron, gives the probability of finding the electron at that point, that is electron density. हाँ जी, वॉइस आ रही है यशी? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस डाल लिया था आपने, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। अच्छा, the probability of finding the electron at that point, that is electron density at that point, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिवॉल्व करते रहते हैं, तो हम एट ए टाइम पे भी क्या बताया उसने, हाइजेनबर्ग ने, कि अगर हम उसका पोजीशन निकालेंगे तो हम उसकी वेलोसिटी में एरर ले आएंगे, वेलोसिटी निकालेंगे तो हम पोजीशन नहीं पता लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल है, माइक्रो पार्टिकल है, घूमता रहता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी संभावना है कि वो यहाँ पे हो सकता है, हम पक्का नहीं बता सकते, है ना। तो हम टर्म क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसर एरिया होगा, इट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। अच्छा, नेक्स्ट लगाएंगे हेडिंग और उस करेंगे कल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल।
एक चीज़ और लिख लो, जो ये लिखा था ना अभी साई स्क्वायर। अच्छा, साई स्क्वायर की अगर वैल्यू लार्ज होगी तो, साई स्क्वायर की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ज़्यादा होगी, है ना। साई स्क्वायर की लार्ज वैल्यू होगी मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। साई स्क्वायर की वैल्यू अगर लो होगी तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। और अगर साई स्क्वायर 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी इज नेग्लिजिबल, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर आपको नहीं मिलेंगे, मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके यशी, वेलकम।